हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां हम ह्यूमन आई चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं 3D के फॉर्म में। 3D के बेसिस पे यानी 3D डायग्राम्स के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ह्यूमन आई चैप्टर के वो समझेंगे। यहाँ मैं आपके सामने 3D डायग्राम ला रहा हूँ। अब ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लीजिए। ये वाली जो लेयर है ये है कॉर्निया। हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में, जहां हम ह्यूमन आई चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं 3D के फॉर्म में। ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और इसमें हम 3D के बेसिस पे यानी 3D डायग्राम्स के बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ह्यूमन आई चैप्टर के वो समझेंगे। अब आपका जो चैप्टर है ह्यूमन आई, उसका पहला टॉपिक जो है वो है ह्यूमन आई। तो आइए ह्यूमन आई को 3D से समझते हैं, है ना। यहां मैं आपके सामने 3D डायग्राम ला रहा हूं, तो जिससे आपको इस टॉपिक का एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और समझने में आसानी मिलेगी। ठीक है, ये रहा ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लीजिए, है ना। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है कॉर्निया की। देख रहे हैं, ये वाली जो लेयर है ये है कॉर्निया। डन। अब कॉर्निया के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाता हूं, ये देखो, ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर तो कॉर्निया की हो गई। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाली लेयर जो आंखों का कलर डिसाइड करता है, ये है आइरिस। ये वाली लेयर क्या है? आइरिस। ठीक है, और इस आइरिस के बीच में ये जो पोर्शन है ये है प्यूपिल, जहां से लाइट हमारी आंखों में क्या करती है, मतलब कॉर्निया के बाद लेंस तक जो लाइट पहुंचती है तो वो प्यूपिल से होकर ही पहुंचती है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्यूपिल का फंक्शन क्या है, तो प्यूपिल का फंक्शन है इट रेगुलेट या इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। लेकिन अगर आपसे आइरिस का फंक्शन पूछा जाए, ठीक है, क्लियर, तो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ये आइरिस है। तो आइरिस किसको कंट्रोल करता है? ये जो प्यूपिल का साइज है ना, इसको, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल आइरिस करता है। डन। ठीक है, फिर जब लाइट प्यूपिल से एंटर करती है तो फिर वो पहुंचती है किसके पास? ये देखो अभी हाईलाइट होकर दिख रहा है, ये है लेंस। और हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किसका बना होता है? वो प्रोटीन का बना होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब लाइट लेंस से पास होती है तो लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, और रिफ्रैक्ट करके जो इमेज है, यानी कि लाइट रेज कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। और जब रेटिना पे मिलती हैं तो रेटिना पर इमेज बनता है, क्योंकि रेटिना पे कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में यह देख पा रहे हो, ये वाली जो लेयर है ये रेटिना है। ठीक है, और रेटिना पर जब इमेज बनेगा तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो इल्यूमिनेशन पर एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं विजन का। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन में। और ब्रेन फाइनली इमेज की प्रोसेसिंग करके हमें बताता है कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, किस कलर का है, कितने दूर है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन तब जाकर हमको ब्रेन बताता है। तो जो रेटिना पर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड होती है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी साइज की होती है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको यहां सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, है ना। डन। ये प्यूपिल है, ये लेंस है, कॉर्निया है, आइरिस है, ऑप्टिक नर्व है। ठीक है, सबका फंक्शन आप यहां देख पा रहे हैं। क्लियर। तो हमने 3D के थ्रू अपने ह्यूमन आई को पढ़ लिया। अब ह्यूमन आई से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन आई को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं, तो उसका आंसर है कैमरा। क्यों? क्योंकि कैमरा में जो चीजें होती हैं वही चीजें आंखों में होती हैं। कैमरा में लेंस होता है, हमारी आंखों में भी लेंस है ना। कैमरा में जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पे बनती है, हमारी आंखों में भी जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पे बनती है। उस स्क्रीन को रेटिना कह रहे हैं, है ना। कैमरा में भी एक अपर्चर होता है जहां से लाइट एंटर करती है, हमारी आंखों में भी अपर्चर है जहां से लाइट आंखों में एंटर कर रही है। तो इसीलिए हम आई को, ह्यूमन आई को कैमरा से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला पार्ट, और पहले पार्ट में हमने 3D के थ्रू ह्यूमन आई के पार्ट्स और उसके फंक्शन को पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं वापस से, अब आता है दूसरा टॉपिक। ह्यूमन आई के बाद जो दूसरा टॉपिक है
वो है आपका डिफेक्ट्स, है ना। यहां आप देख पा रहे हो, पावर ऑफ एकोमोडेशन पहले पढ़ेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन पे। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है, इसकी डिफिनीशन बताने से पहले आप खुद ही सोचो, हमको पास के ऑब्जेक्ट्स भी देखने हैं, हमको दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देखने हैं। तो आंखों में जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कम भी रखना है और ज्यादा भी रखना है। जैसा ऑब्जेक्ट देखना चाहते हो वैसा फोकल लेंथ भी होना चाहिए। यानी अगर आप बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो तो आंखों के लेंस की फोकल लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए। अगर पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है क्लियरली तो फिर आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम होनी चाहिए। यानी लेंस को एक ऐसा होना चाहिए, उसकी खूबी ऐसी होनी चाहिए कि वो अपना फोकल लेंथ बढ़ा भी सके और घटा भी सके। इसी एबिलिटी को तो हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यहां आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये देखो 3D में ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो क्या है, कैंडल है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैंडल क्या है, ऑब्जेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग या चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। हम इंसानों को कभी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देखना है, कभी दूर के ऑब्जेक्ट देखना है। तो जब पास के ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे लेंस का फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और जब दूर के ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे आंखों के लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज करना पड़ता हो। तो फोकल लेंथ को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना यानी चेंज करना, इसी एबिलिटी को तो ही हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ एकोमोडेशन में एक लिमिट है, यानी हमारे आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है और एक मिनिमम लिमिट है, ठीक है। और वो यहां आप समझ पा रहे हो कि जैसे मैं यहां देखूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आंखों के सामने ये जो कैंडल है ये ऑब्जेक्ट की तरह है। अगर मैं कैंडल को आंखों के करीब लाता हूं तो देखो अभी क्लियर इमेज दिख रही है, अभी इमेज क्लियर है, लेकिन क्लियर होने के बाद अब देखो अब ब्लर हो गई, अब ब्लर हो गई, अब ब्लर है ना, अब क्लियर हो गई। यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के अगर और करीब या और कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो ब्लर दिखेगा। उसको देखने के लिए आंखों पे जोर डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। तो यानी ये जो मिनिमम लेंथ है फोकल लेंथ की, यही हमारा कहलाता है नियर पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको कम करते करते बिल्कुल जीरो कर दे। उसकी एक मिनिमम लिमिट है, और अगर मिनिमम लिमिट से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो वो क्लियर नहीं, ब्लर दिखेगा। जैसे मान लेते हैं ये वो मिनिमम पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं, या इसका एक नाम और है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये वैल्यू होती, नियर पॉइंट होता कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर पे कैंडल फ्लेम रखा है और अब उसकी जो इमेज बन रही है वो क्लियर दिखाई दे रही है आंखों पे। लेकिन अब इसको मैं 25 से कम पे ले जाता हूं तो देखो वहां क्या हो गया, ब्लर इमेज हो गई, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 25 से कम नहीं हो सकती। तो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाएगी ठीक से। तो ये मिनिमम लो लिमिट होती है फोकल लेंथ की, इसे नियर पॉइंट कहते हैं। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हो तो आंखों से मिनिमम कितने दूरी पे रखोगे, नियर पॉइंट पे रखोगे, यानी 25 सेंटीमीटर पे रखोगे। और मैक्सिमम कहां तक रख सकते हो, वो होता है इन्फिनाइट, यानी फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। और यही हमारा देखने का दायरा है, रेंज, यानी हम 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक की चीजों को देख सकते हैं। तो हमारे आंखों के लेंस का फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और इसी बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। इसीलिए जब आप सन को देख रहे हो तो अर्थ से सन
बहुत दूरी पर है, और इस दूरी को हम मान सकते हैं कि इन्फिनाइट दूरी है। और इन्फिनाइट दूरी पर रखा हुआ जो सन ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में इमेज बन रही है, तो वो क्लियरली दिखाई दे रहा है। हाँ, हम सूरज को आसानी से देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों का फार पॉइंट कहां तक होता है? इन्फिनिटी तक होता है। इसीलिए इन्फिनिटी पर जो चीजें हैं वो भी हमको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये था आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर लेंस में ऐसी क्या खासियत है कि वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर ले। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां, तो ये लेंस को ऊपर से और नीचे से पकड़ के किसने रखा है? तो अगर आप ये देखोगे, ये आपको सीलरी मसल्स दिखाई दे रही हैं, जिसने ये जो लेंस है उसको ऊपर से और नीचे से पकड़ के होल्ड करके रखा है। तो जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती हैं, तो हमारे लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज होता है, और लेंस का कर्वेचर चेंज होता है तो लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है। ठीक है, जब हमें क्या करना है, जब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो सिलरी मसल्स है वो क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाती है, और इस वजह से जो कर्वेचर है वो कम हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है। और जब हमें पास के ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके वजह से लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, और लेंस का कर्वेचर बढ़ने से, ठीक है, पहले केस में क्या था, लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है। अब अगर हमें पास के ऑब्जेक्ट देखना है, तो हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हमारे लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, और लेंस के कर्वेचर के बढ़ने से फोकल लेंथ कम हो जाएगा। यानी सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से हम अपने आंखों के लेंस का फोकल लेंथ चेंज करते हैं, और इसी फिनोमेना को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज ह्यूमन आई डिफेक्ट। आपके एनसीईआरटी में ह्यूमन आई के 3 डिफेक्ट बताए गए हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। आइए 3D मॉडल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है वो है मायोपिया। अब मायोपिया में क्या होता है, हमें जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उन ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के फ्रंट में बनती हैं। देख पा रहे हो आप? अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं, है ना, क्लियर, तो ये जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना के फ्रंट में बन रही है। और अगर हम पास के ऑब्जेक्ट देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी दिक्कत कहां होता है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने में, मायोपिया में, क्योंकि जो हमारे आंखों का फार पॉइंट जो इन्फिनिटी पर होता है वो आंखों के करीब आ जाता है। तो फार पॉइंट अगर आंखों के करीब आ जाएगा, मान लेते हैं अभी फार पॉइंट यहां है, अब ये यहां आ गया, तो अब यहां के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो रेटिना के फ्रंट में बनेगी। और यहां आप देख पा रहे हो कि अभी क्लियर इमेज है, क्लियर इमेज है, लेकिन दूर जाने पर ब्लर इमेज हो गया, है कि नहीं। तो अब हम इसे ठीक कैसे करें? जो इमेज जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनकी इमेज रेटिना के फ्रंट में बन रहा है, तो अगर उस इमेज को मैं रेटिना पे ले आऊं तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं तो ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो क्लियर दिख रहा है। तो इसे कैसे ठीक करें? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। तो मायोपिया डिफेक्ट को हम कैसे ठीक करते हैं? कॉनकेव लेंस से। तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेस को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज करने से जो इमेज रेटिना के फ्रंट में बन रही थी अब वो इमेज रेटिना पर बनेगी, और रेटिना पर जब इमेज बनेगी तो हमें क्लियरली दिखाई देगी, क्योंकि रेटिना पे ही तो लाइट सेंसिटिव सेल्स है। तो वो सेल्स तभी सिग्नल भेजते हैं ऑप्टिक नर्व को जब इमेज रेटिना पर बनती है। तो अगर आप चश्मों में कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, यानी माइनस पावर वाला चश्मा, तो दूर के ऑब्जेक्ट जिनकी इमेज रेटिना के फ्रंट में बन रही थी, अब आप दूर के ऑब्जेक्ट देखोगे तो उनकी इमेज रेटिना के सामने नहीं रेटिना पर बनेगी, और आपको दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, और मायोपिया दिक्कत होती क्यों है? इसके 2 कारण हैं।
ड्यू टू फोकल लेंथ के कम हो जाने के कारण, या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ, क्या कहते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल, कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, अब आते हैं अगले डिफेक्ट पे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का उल्टा है। मायोपिया में दूर यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं क्लियरली दिखाई देते, हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट, आसपास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देते, क्योंकि जब आप आसपास के ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो उसकी इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनती है। यहां अगर आप देख पा रहे हो तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को करीब लाता हूं, पहले इमेज कहां थी, रेटिना पर, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट को करीब ला रहा हूं तो जब आप पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो इमेज रेटिना पर ना बनकर कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। देखो अभी रेटिना पे थी, अभी देखो कहां जा रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। तो हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, नियर बाई ऑब्जेक्ट ब्लर दिखते हैं, या नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप नियर बाई के ऑब्जेक्ट देखते हो तो उससे जो इमेज बनती है वो रेटिना के बिहाइंड बनती है। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करें, तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट्स को कन्वर्ज करेगा। तो जो लाइट रे रेटिना के पीछे मिल रही थी, अगर वो रेटिना पर मिल जाएंगी तो इमेज बनेगा और पास का ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई देगा। तो सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट सही की जा सकती है, और आसपास के नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देखने में ब्लर नहीं क्लियर नजर आएंगे अगर आप ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो। और अगर पूछा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया का कॉज, कारण क्या है, तो फोकल लेंथ का बढ़ जाना है ना, फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग, क्लियर, और दूसरा है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ये दो कारण हैं हाइपरमेट्रोपिया के। अब अगर दोनों डिफेक्ट को मिला दिया जाए, यानी अगर पास का भी नहीं क्लियरली दिख रहा और दूर का भी नहीं क्लियरली दिख रहा, ऐसा किस में होता है, बूढ़े लोगों में, क्योंकि उम्र के साथ जो आंखों की सिलरी मसल्स है जो लेंस को होल्ड करके रखती है वो वीक हो जाती है, क्योंकि मसल्स ही तो है। मसल्स यंग एज में कितना मसल्स स्ट्रांग होगी, बुढ़ापे में तो जानते ही हो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, ताकत नहीं रहती। तो आंखों की जो मसल्स है सिलरी मसल्स वो भी तो वीक हो जाएगी। तो वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी हमारे आंखों की जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। और इन दो कारणों की वजह से ना दूर का दिखता है क्लियरली, ना पास का क्लियरली दिखता है बूढ़े लोगों को, और इसी डिफेक्ट को कहते हैं हम क्या, प्रेसबायोपिया। तो कैसे ठीक करें, तो प्रेसबायोपिया को ठीक करने का तरीका है कि हम बाइफोकल लेंस यूज कर लें। बाइफोकल लेंस जो कि कॉम्बिनेशन है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का। तो अगर आपको प्रेसबायोपिया ठीक करना है तो आपको बाइफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। बाइफोकल लेंस में जो कॉन्वेक्स है वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करेगा, और बाइफोकल लेंस में जो कॉनकेव लेंस है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये था ह्यूमन आई टॉपिक में, आई डिफेक्ट टॉपिक, ह्यूमन आई चैप्टर का आई डिफेक्ट टॉपिक, जहां हमने 3D डायग्राम से इस डिफेक्ट को समझा। अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। यहां आप एक ग्लास का बना हुआ प्रिज्म देख रहे हैं, है ना। अब इसी से आप डिस्पर्सन समझ लेंगे अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई, है ना। तो यहां आप ये जो एंगल देख रहे हो ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस प्रिज्म के ऊपर लाइट को गिराता हूं। कौन से लाइट को, व्हाइट लाइट को। तो व्हाइट लाइट के लिए मुझे सोर्स चाहिए, तो ये रहा टॉर्च, है ना, ये है व्हाइट लाइट का सोर्स। अब वो कहने को व्हाइट लाइट नहीं है, येलो कलर की दिख रही है, लेकिन आप यहाँ व्हाइट लाइट मान लीजिए, है ना। तो यहाँ मैंने टॉर्च ऑन किया तो यहाँ से ये लाइट निकली और इस प्रिज्म के इस सरफेस पे जाकर टकराई। ये जो रे होगी ये इंसिडेंट रे होगी। ठीक है, अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो बेंड होगी, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये जो रे है जो आपको प्रिज्म के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। और फिर ये वापस से जब एयर में निकलेगी तो फिर से बेंड होगी, इस बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, तो ये बाहर निकलती है। और ये जो रे होती है
ये है एमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। अब अगर हम इन दोनों सरफेस पे, प्रिज्म के इन दोनों सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ नॉर्मल इस तरीके से बनेगा। तो इस नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। फिर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे का इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना आर, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो एमर्जेंट रे है इसका इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, एंगल ई, ये कहलाता है एंगल ऑफ एमर्जेंस। और इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में, यानी ये पहली इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। और ये सारे एंगल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? और अगर आप किसी ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट एंटर कराओगे ना तो आपको बाहर 7 कलर निकलते हुए दिखाई देंगे और इसी फिनोमिना को डिस्पर्सन कहते हैं। आपको बैंड ऑफ 7 कलर्स यानी स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, जिसमें सबसे ज्यादा बेंड कौन होता है? वॉयलेट। इसीलिए प्रिज्म के बेस के करीब आपको वॉयलेट नजर आएगा। और सबसे कम बेंडिंग रेड में होती है तो रेड आपको ऊपर नजर आएगा। यानी सबसे नीचे वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग किस में होती है, मिनिमम बेंडिंग किस में होती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग वॉयलेट कलर में और मिनिमम बेंडिंग रेड कलर में। अब आइए डिस्पर्सन को 3D मॉडल के थ्रू समझते हैं, है ना। यहां आप देख पा रहे हो ये एक पेपर है जिसको कार्डबोर्ड समझ लेते हैं और इस पर हम एक छोटा सा छेद बना देते हैं। छेद बनाने के लिए हमने कट बनाने के लिए नाइफ का यूज किया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि एक ग्लास प्रिज्म है, इस ग्लास प्रिज्म को उठाकर हम यहां रख देते हैं, ठीक है, ताकि हम बल्ब जलेगा, रोशनी निकलेगी और प्रिज्म से पास होगी, है ना। और यहां एक हम स्क्रीन लगा देते हैं। अब देखते हैं कि अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो आपको स्क्रीन पे क्या नजर आता है। तो प्रिज्म से व्हाइट लाइट तभी पास होगी जब हम सर्किट को क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। तो हमने सर्किट को ऑन किया ताकि करंट फ्लो हो और बल्ब जले। तो ये देखो सर्किट को ऑन कर दिया, बल्ब जला, तो बल्ब से निकली क्या, व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट आप देख रहे हो जब इस ग्लास प्रिज्म से पास हो रही है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है। और वो 7 कलर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, जहां सबसे नीचे सबसे ज्यादा बेंड कौन दिख रहा है, वॉयलेट कलर। और सबसे कम बेंडिंग आपको कौन दिख रहा है, रेड कलर। और ये आपको 7 कलर का बैंड नजर आ रहा है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें वॉयलेट है सबसे नीचे, उसके ऊपर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और इसी फिनोमिना को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं और जिसको अभी आपने 3D मॉडल के थ्रू समझा, देखा। डिस्पर्सन देखने के बाद अब हमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम भी समझना है। यानी आप जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हो तो आपको 7 कलर का स्पेक्ट्रम दिखता है, लेकिन वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम रिकम्बाइन भी हो सकता है। कैसे रिकम्बाइन हो सकता है? तो अगर हम एक प्रिज्म के बगल में हूबहू आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे कंडीशन में, उल्टे पोजीशन में रख दे, इन्वर्टेड पोजीशन में। आपको यहाँ 2 प्रिज्म दिख रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है। आइडेंटिकल का मतलब शेप, साइज, है ना, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों बराबर है, बस एक को सीधे रखा है तो दूसरे को उल्टा रखा है। तो अगर हम यहां से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो व्हाइट लाइट पहला प्रिज्म क्या करेगा, 7 कलर में स्प्लिट कर देगा, लेकिन दूसरा प्रिज्म 7 कलर को वापस से कंबाइन कर देगा और फिर आपको बाहर व्हाइट लाइट ही निकलती हुई दिखाई देगी। व्हाइट एंटर कर रही है और स्क्रीन पर व्हाइट कलर ही जा रही है और इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम का रिकॉम्बिनेशन, यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। और ये आपने 3D डायग्राम के थ्रू समझा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आसमान नीला क्यों दिखता है, इसके पीछे एक अलग फिनोमिना है फिजिक्स का और वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, कौन लाइट को स्कैटर करता है, आइए 3D मॉडल के थ्रू समझते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं एक पर्सन है जो अर्थ पे है और वो आसमान में देख रहा है, ठीक है। अब जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर। और वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वाटर वेपर। तो जब सन से लाइट आती है तो सन के लाइट में तो सारे कलर हैं, है ना।
विबग्योर तो मतलब विबग्योर में कितने कलर होते हैं? 7। तो सातों कलर इस एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे। अब सातों कलर में हर कलर बराबर अमाउंट में स्कैटर नहीं होगा। अब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा स्कैटर करते हैं। तो हमारे जो 7 कलर्स है उसमें कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है? ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट है। ये ज्यादा स्कैटर होता है, यानी बिखर जाती है जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। और ये किसकी वजह से बिखरती है? जब ये डस्ट स्मोक के पार्टिकल से टकराती है। लेकिन जो ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है वो स्कैटर नहीं होती। तो क्योंकि ये ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो रहा है, बिखर ज्यादा रहा है, तो आसपास जो लोग धरती पे रहेंगे उनके आंखों में ब्लू कलर ज्यादा एंटर करेगा, और ब्लू कलर ज्यादा एंटर करेगा तो आसमान नीला दिखेगा। लेकिन अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले गए तो वहां कोई पार्टिकल ही नहीं है। पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो आसमान काला दिखेगा। इसीलिए अगर आप यहां देखो तो यहां आपको एक समय ये देखो, ये पूरा यूनिवर्स आपको काला दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहां कोई पार्टिकल ही नहीं है, और पार्टिकल नहीं होगा तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। पार्टिकल तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर के बाहर नो पार्टिकल्स, नो स्कैटरिंग, तो आसमान काला दिखता है। आसमान कह लो या यूनिवर्स कह लो। लेकिन जब धरती से आप आसमान को दिखते हैं तो ब्लू कलर दिखता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है, और यही इसका मेन रीज़न है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अर्थ फ्रॉम द अर्थ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, तो आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहां हमारा जो कंसेप्ट है वो चैप्टर पूरा होता है। हमने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 3D मॉडल के थ्रू समझा, पढ़ा और रिवाइज किया। और ये वीडियो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि 3D मॉडल के थ्रू जब हम समझेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताइए, उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच।